आज किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, उसे हर बार बीज के लिए बाजार क्यों जाना होता है। साइंस तो आगे बढ़ा, लेकिन बीज खरीदना हर किसान की मजबूरी क्यों बन गई है। बम्पर पैदावार तो होने लगी, लेकिन पहले की तरह वो अपनी पैदावार से बीज क्यों नहीं निकाल पाते। इन सवालों को समझने के लिए किसान तक ने दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट का रुख किया, जिसे कृषि की गंगोत्री कहा जाता है। और यहाँ हमने इस सवाल को जेनेटिक्स के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर नवीन सिंह के सामने रखा। आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक किसान जो है अपना उपज उगाता है, खाता है, खिलाता भी है, लेकिन अपने ही बीज की समस्या बहुत बड़ी है कि वो बीज अपना बो नहीं पाता है। ये बहुत सारे चर्चा में भी ये बातें हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो जो खेत में अपना जो धान या गेहूं या फिर जैसे कि आपने सरसों पे बहुत सारा रिसर्च किया है, इसी सरसों को उगाता है तो वो इसको फिर से अपने खेत में इसकी बुआई क्यों नहीं कर पाता है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, मूल रूप से बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो आम प्रजाति के जो बीज हैं जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लगा सकते हैं। दूसरा बीज होता है जो हाइब्रिड बीज जिसको बोलते हैं, या शंकर प्रजातियाँ होती हैं। शंकर प्रजातियों के जो बीज हैं उनको हमें हर साल बदलना पड़ता है, क्योंकि उस प्रजाति को अगर हम तो संकर प्रजातियों के बीज को बदलना पड़ता है और बाकी जो अपनी घरेलू किस्में हैं, चाहे जो पारंपरिक बीज हैं, उनको वो बो भी सकता है, उगा भी सकता है और फिर वो बीज की तरह रख के उसको लगा भी सकता है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूसा के साइंटिस्ट ने बताया कि खेती दो तरह की होती है, पहली पारंपरिक और दूसरी हाइब्रिड। पारंपरिक खेती में अपने ही अनाज को दोबारा बीज की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जबकि हाइब्रिड में ऐसा करना संभव नहीं है। अब प्रश्न ये था कि इस समय देश में सिर्फ हाइब्रिड खेती ही हो रही है, जिसने किसानों को बीज खरीदने पर मजबूर कर दिया है। तो सुनिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट नवीन सिंह ने क्या कहा। तो ये आपने जो सरसों पे अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी पारंपरिक बीजें होंगी या ये हाइब्रिड बीजें हैं? ये पूसा संस्थान में हम यहाँ दोनों तरह के काम करते हैं। हम परंपरागत प्रजातियाँ भी बनाते हैं और शंकर प्रजातियों पे भी हम यहाँ शोध करते हैं। तो जैसी प्रजाति होगी, मतलब आसान लैंग्वेज में अगर समझाएं कि शंकर प्रजातियाँ क्या होती हैं, तो वो ये होता है कि जैसे कि एक पौधा अगर ताकतवर हो और एक पौधा जिसका दिमाग ज़्यादा हो, उन दोनों को अगर मिला के एक नई प्रजाति बना दें तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब शंकर प्रजातियां बनाते हैं, दो प्रजातियों के गुण एक पौधे में इकट्ठा करते हैं। तो जब हम दो प्रजातियों के गुण इकट्ठा करते हैं तो उनमें ज़्यादा शक्ति भी होती है और वो बीमारी और सूखा और तरह की समस्या, यानी शंकर प्रजातियों में पैदावार ज़्यादा होती है, उनमें सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है और शंकर प्रजातियां अधिक पैदावार भी देती हैं, आमतौर पर सभी फसलों में। बट क्योंकि बीज की आपूर्ति एक मुख्य कारण है, तो और बहुत जगह पे शंकर बीज की उपलब्धता कई फसलों में नहीं भी हो पाती, तो ऐसी स्थिति में कुछ फसलों में जैसे सरसों, अभी सरसों में शंकर प्रजातियां बोई जा रही हैं या पारंपरिक बीज होते हैं? सरसों में करीब 80% से अधिक जो क्षेत्रफल है वो परंपरागत प्रजातियों के अधीन है। 80% जो किसान हैं वो जो बोते हैं, उनको फिर से बीज के तौर पर रख के उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 80% बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, एक तो वो अपना बीज बना सकते हैं खुद, उस फसल से उस प्रजाति को अच्छे से देख के उसके बीच में से जाके और चिन्हित पौधों को चिन्हित करके और उनको 200 या 300 अच्छे पौधे लेके उनका अलग से बीज रख सकते हैं। तो इस तरह से कम 2-3 साल तक मैं किसान भाइयों को ये आम तौर पे बताता हूँ कि कम से कम 3 साल तक आप अपनी प्रजाति को लगा सकते हैं। हाँ, मगर अगर आप यानी बीज के लिए अलग से ख्याल रखें उनका, और वो बेटर होनी चाहिए उनको बाकी के मुकाबले में, जो आप खेती ले रहे हैं उसकी तुलना में। हाँ जी, हाँ जी। तो बट ज़्यादा देनी चाहिए। शंकर प्रजातियों में ध्यान रखें कि शंकर प्रजातियों का बीज ना रखें और वो हमें दोबारा से दुकान से या कंपनी से खरीदना चाहेगा। जो मांगी तो एक बात और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी बीज को कहीं से भी खरीदते हैं, चाहे आप डीलर से लेते हैं या आप आड़त की दुकान से लेते हैं या किसी सीड शॉप से लेते हैं या किसी
किसी संस्थान से बीज लेते हैं तो उसकी बीज की जो खरीद की जो पर्ची होती है वो बड़ी संभाल के रखें जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ताकि पता चले वो कि कुछ ना कुछ समस्या होती है तो हमें पता लगेगा कि जो हमें जो जिस चीज़ के लिए हम पैसा बीज खरीदने के लिए दे रहे हैं वो एक उचित जगह पे लगा है कि नहीं लगा। तो कई बार कोई समस्या आ जाती है तो प्रधानमंत्री जी ने अब इस तरह की बीमा योजनाएं हैं, कई और स्कीम है। देश में गेहूं और धान के किसान ज़्यादा हैं, उनमें भी जैसे कि बात आपने सरसों में बताया कि 80% जो है पारंपरिक बीज है। गेहूं और धान में भी क्या पारंपरिक बीजों का कुछ बता सकते हैं कि कितना होता है? गेहूं में तो आमतौर पर सारा पारंपरिक बीज हैं और जो कि प्रजातियां जो कि भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा बनाई गई हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई हैं, अधिकतर वही प्रजातियां यानी कि गेहूं के सारे किसान अपने बीज का उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, ये कहा जाता है कि उनको खरीदना ही पड़ेगा, ये गलत है। गेहूं के बीज सारे अपना बीज रख सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। हाँ, धान में कुछ हाइब्रिड प्रजातियां भी लगाई जाती हैं। यानी सरसों के 80% और गेहूं के किसी भी किसान को बीज खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ माहौल है जिसे देखकर लगता है कि हर किसान बीज के लिए बाजार का मोहताज हो चुका है। किसान अगर पारंपरिक खेती कर रहा है तो वह अपने अन्न को उगा भी सकता है। बीज से जुड़े इस तरह के तमाम फैक्ट्स को समझने के लिए देखते रहिए किसान तक।